जितने भी लोग जीवनसाथी.com से शादी करने को सोच रहे हैं, वो लोग इस घटना को ध्यान से जरूर सुने। यह सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बीजाभाट गांव की रहने वाली माधुरी सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2019 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद था। मार्च महीने से ही घर में पड़ी पड़ी ऊब गई थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेने के सिलसिले में वह स्मार्टफोन और इंटरनेट फ्रेंडली हो गई थी। खाली समय में मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। इस दौरान जब भी मैट्रिमोनियल साइटों के विज्ञापन आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता था। 32 साल की उम्र हो चुकी थी। वह अविवाहित थी। इसकी चिंता जितनी उसके बेहद बुजुर्ग हो चुके माता पिता और भाई भाभी को सता रही थी, उससे अधिक अपने जीवनसाथी के लिए वह खुद चिंतित थी। उसने टीचर बनकर अपना करियर तो बना लिया था, लेकिन ब्याह नहीं हो पाया था और उम्र काफी तेजी से निकलती जा रही। घर परिवार और गांव के लोग अक्सर टोक देते थे, अरे माधुरी, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया करो। बच्चों के भविष्य की चिंता करती हो, अपने भविष्य पर भी ध्यान दो। कई लोग तो माता पिता और परिवार को लेकर ऐसा कमेंट कर देते थे कि माधुरी का मन मिजाज कड़वा हो जाता था। इसी बीच साथ काम करने वाली कुछ दोस्तों ने सलाह दी, अगर पेरेंट्स उसके लिए योग्य वर नहीं तलाश पा रहे हैं, तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी पसंद का जीवनसाथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। यही सोचकर माधुरी ने जीवनसाथी.com पर मेल आईडी रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद आए दिन उसके मेल पर लड़कों के शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। उम्र अधिक होने के कारण मनपसंद प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा था। अधिकतर प्रस्ताव विधुर के ही थे, जिनकी उम्र का अंतर भी काफी अधिक था। कुछ जाति और अलग धर्म के होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं देती थी। सितंबर 2019 में एक प्रस्ताव 2 दिन के गैप पर लगातार आया। हर बार मेल में काफी बोल्ड में लिखा होता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है। मुझे शराब से सख्त नफरत है। मैं डाइवोर्सी भी हूं। मैं बिल्डर हूं, जहां मेरी सालाना आय हूं 1 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनैलिटी देखकर माधुरी एक नजर में ही उस पर फिदा हो गई। अभी तक आए प्रस्तावों में एक यही था, जो उसकी उम्र से मेल खाने वाला था। उसने इस बारे में अपने परिवार के लोगों से बात कर मेल का जवाब दे दिया। अपनी कुछ शर्तों के साथ पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी। उसने अपने पोस्ट में लिखा कि उसके घर वाले शादी में साधारण खर्च कर पाएंगे। दहेज की कोई राशि नहीं देंगे। मेरी सरकारी नौकरी है। इसे ही दहेज समझ लें। राजेश माधुरी के सारे प्रस्ताव को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने को राजी हो गया। किंतु इससे पहले उसने परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताई। माधुरी तैयार हो गई और अपने माता पिता को लेकर राजेश से मिलने के लिए सितंबर 2019 में इंदौर चली गई। वहां राजेश ने उनकी खूब आवभगत की और लगे हाथों अगले महीने अक्टूबर माह में शादी की 24 तारीख भी तय कर दी। शादी की जगह रायपुर रखी गई। राजेश ने शादी का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लिया। लड़की की शादी की शुरुआती रस्में छत्तीसगढ़ में करने के बाद केवल अपने जरूरत के सामान और कपड़े के साथ आने को कहा। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था।
रायपुर के होटल में 24 तारीख को माधुरी की फैमिली के सारे लोग शादी में मौजूद थे, जबकि राजेश के परिवार की तरफ से कोई नहीं आया था। उसकी ओर से उसके 4 से 5 दोस्त और 2 से 3 नौकर चाकर थे। बाकी सारा इंतजाम होटल वालों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करवाया था। माधुरी के घर वालों को यह बात अटपटी लगी कि राजेश की फैमिली से कोई नहीं था। उन्होंने इस पर सवाल किया, तब राजेश ने बताया कि वह यह शादी अपनी फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। वे उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, वह इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण फैमिली के लोग शादी में नहीं आए। दूसरा कारण कोरोना को लेकर भी अधिकतर लोग शादी ब्याह के फंक्शन में जाने से बचना चाहते हैं। भव्य शादी समारोह देखकर और राजेश की बातों पर विश्वास करते हुए माधुरी के परिवार वाले कोई ज्यादा ऐतराज नहीं कर पाए। शादी अच्छी तरह संपन्न हो गई। उसके अगले दिन राजेश नवविवाहिता माधुरी को लेकर इंदौर चला आया, जबकि उसकी फैमिली वाले छत्तीसगढ़ लौट गए। शादी के बाद माधुरी सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई राजेश के साथ इंदौर चली आई। वहां दोनों 4 दिनों तक एक होटल में ठहरे। इन 4 दिनों में ही माधुरी को सेक्सुअल लाइफ को लेकर सपने दरकने का एहसास हो गया था। उसे राजेश की कुछ आदतें पसंद नहीं आई थीं, जिसे उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में मैरिटल रेप कुल बुलाने लगा था। उसके बाद माधुरी मांगलिया इलाके में स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चली गई थी। माधुरी शादी के लंबे अंतराल के बाद 15 जनवरी 2022 को इंदौर के क्षिप्रा थाने में थी। वह थाना प्रभारी के सामने अपने और पूरे परिवार के प्राणों की रक्षा की गुहार कर रही थी। हालांकि इसकी शिकायत वह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी कर चुकी थी, लेकिन उसे अपनी व फैमिली की सुरक्षा की बेहद चिंता थी। वहां उसने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उसके पति के दोस्त विपिन उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ एक और गुंडा भी धमकाने आया था। दोनों पति राजेश के भेजे हुए थे। माधुरी ने पुलिस से यह भी शिकायत की कि वह 16 सितंबर 2021 को किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह इंदौर से छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास लौट पाई थी। कारण राजेश के साथ विवाह करना उसके लिए एक बेहद डरावना और भयावह बन चुका था। माधुरी का वैवाहिक जीवन पूरी तरह नरकमय हो चुका था। आए दिन पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे। कई बार गैंगरेप भी किया गया था। इस कारण उसने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। लेकिन राजेश ने जब उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे घर भेजे, तब वह हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत करने इंदौर आई है। इसी के साथ माधुरी ने यह भी कहा कि जब तक राजेश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक थाने में ही बैठी रहेगी। विवाहिता माधुरी के पति द्वारा गैंगरेप करवाए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने माधुरी से उसकी वह दास्तान विस्तार से सुनते हुए रिकॉर्ड कर ली, जिसे उसने बीते 2 सालों में भोगा। फिर राजेश और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने माधुरी को पूरी तरह से उसकी सुरक्षा का वादा करते हुए राजेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन देकर घर जाने को कहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अगले रोज ही कार्रवाई की तैयारी पूरी भी कर ली। इससे पहले क्षिप्रा थाने की पुलिस ने उसके द्वारा बेमेतरा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत के बारे में मालूम किया। राजेश के पुराने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाए गए। उसका अध्ययन करते हुए पुलिस चौंक गई। चौंकने की एक वजह राजेश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। न केवल उसके, बल्कि उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थीं।
फिर क्या था? जांच की प्रक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड में राजेश विश्वकर्मा बिल्डर था और वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद माधुरी ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने माधुरी की शिकायत के मुताबिक राजेश के अलावा उसके 3 दोस्तों और एक नौकर पर भी एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि राजेश के एक दोस्त विपिन भदौरिया को बेमेतरा, छत्तीसगढ़ पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस बेमेतरा और दूसरे थानों में दर्ज बताए गए। उसे बेमेतरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पकड़ा गया था। इधर इंदौर पुलिस ने राजेश को भी उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। उसके साथ नौकर अंकेश बघेल भी पकड़ा गया। अगले रोज जब थाने में उसका सामना माधुरी से हुआ, तब वह समझ गया कि वह यह सब किसका किया कराया है। चूंकि उस पर पत्नी पर जुल्म ढाने, अननेचुरल सेक्स, रेप आदि करने के आरोप लगाए गए थे, इस कारण उसकी गिरफ्तारी गैरजमानती थी। यही नहीं, पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने युवराज फार्म हाउस के खिलाफ भी कई बातें मालूम हो चुकी थीं। उस लिहाज से फार्म हाउस में जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी कर वहां होने वाले कई अनैतिक काम शामिल थे। उसी फार्म हाउस आने जाने वालों में राजेश के खास दोस्तों में अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी थे। माधुरी सभी की परिचित ही नहीं, उनके यौनाचार की शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया था। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी राजेश विश्वकर्मा, आनंद साहनी, सिद्दीक को आरोपी बना लिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने विपिन भदौरिया, आनंद साहनी, सिद्दीक को बेमेतरा में पीड़िता की हत्या के लिए भेजा था। तीनों पहचान छिपाकर कुछ दिनों तक सबेरा लॉज में पान मसाला के एजेंट बनकर ठहरे हुए थे। विपिन भदौरिया आगरा जिले में जैतपुर स्थित प्रकाश नगर का रहने वाला है। उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, विपिन हथियारों का भी शौकीन बताया गया। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए फोटो लगा रखा है। यहां तक कि विपिन के पिता दिनेश पर भी 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज गैंगरेप के इस मामले के चारों आरोपी मूलत नागदा के रहने वाले हैं। उनमें मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग वर्क्स का अच्छा खासा कारोबार स्थापित है। राजेश के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार वह शुरू से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस कारण उसके पिता ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। यहां तक कि ऊब कर उन्होंने साल 2018 में उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उसने अपना रहने का ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा से हुई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं 376 2G, 376 2N सहित धारा 377, 323, 594, 206 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्त में आए चारों आरोपी नागदा के रहने वाले हैं। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके युवराज नाम से मशहूर फार्म हाउस में गहन छानबीन की गई। कुल 1 लाख वर्ग फीट पर बने युवराज फार्म हाउस के 27,000 वर्ग फीट पर निर्माण किया गया था। यह राजेश का एक ऐशगाह बना हुआ था। बड़े अधिकारियों से उसके अवैध कब्जे को ढहाने के आदेश भी ले लिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने फार्म हाउस को ढहाने के आदेश दिए थे, हालांकि उसे ढहाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए नगर निगम ने 4 से ज्यादा जेसीबी और बुलडोजर लगाकर फार्म हाउस को ढहाया।
एसडीएम रविश श्रीवास्तव और एसडीओपी पंकज दीक्षित की मौजूदगी में 16 जनवरी की दोपहर 1:15 कार्रवाई शुरू हुई थी। मौके पर सुबह से ही प्रशासन, निगम और पुलिस की टीमें जुट गई थीं। कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने मुआयना किया। इसके लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। सबसे पहले अंदर से सारा सामान बाहर किया गया। बुलडोजर से बाउंड्री वाल गिरा दी गई। उसके बाद अंदर के हिस्से को ढहाया गया। इस बीच मुख्य आरोपी राजेश को सामवेर तहसील जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। पुलिस को फार्म हाउस से राजेश के अय्याशी के कई सामान मिले, उनमें महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक थे। फार्म हाउस में बार काटेज बना रखा था। घूमने के लिए छोटी ट्रैवल गाड़ी और ऑडी जैसी लग्जरियस कार तक उसके पास थीं। फार्म हाउस से आर्टिफिशियल हथियार भी मिले, जो चाइना के बने थे। उनमें आर्टिफिशियल चाकू और कुल्हाड़ी सेट समेत दूसरे सामान थे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी जब्त कर लिए गए। लाखों रुपए खर्च कर इस फार्म हाउस का निर्माण गलत तरीके से कराया गया था। साथ ही इंटीरियर पर भी काफी पैसे खर्च किए थे। पुलिस और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने फार्म हाउस के दस्तावेजों की जांच कराई। बताते हैं कि यह सब उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बनाया था। उसकी कीमत 50 करोड़ से भी अधिक आंकी गई। फार्म हाउस के नजदीक एक जमीन का टुकड़ा उसने कुछ साल पहले करोड़ों में बेचा था। वह रंगीन मिजाजी और अय्याशी के शौक पूरे किया करता था। राजेश का एक बड़ा भाई भी है, जो पिता का बिजनेस संभालता है। मैं दुआ करती हूं कि किसी औरत को राजेश जैसा पति न मिले। यह कामना उस औरत की है जिसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से भी बेहाल बनी जिंदगी का सामना किया। दरअसल माधुरी ने जब बिल्डर पति से शादी रचाकर दाम्पत्य जीवन यात्रा शुरू की, तब उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर कई सपने बुने थे। हालांकि उसकी बेमेल शादी हो गई थी। पति तलाकशुदा था और उम्र में उससे 13 से 14 साल बड़ा भी था। जीवनसाथी.com पर उसने अपनी उम्र 1974 के बजाय 1985 बताई थी। विवाह नहीं हो पाने के मानसिक दबाव के चलते माधुरी ने राजेश की मक्कारी पर ध्यान नहीं दिया था। उसके द्वारा बताई जन्म की तारीख की कोई तहकीकात तक नहीं की। इस बारे में माधुरी द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत में लिखवाया कि वह छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में टीचर थी। साल 2019 में जीवन साथी काम पर राजेश विश्वकर्मा का प्रपोजल आया था। अपनी प्रोफाइल में उसने डेट ऑफ बर्थ 1985 लिखी थी, जो कि असल में 1974 है। उसने खुद को डाइवोर्सी, नॉन ड्रिंकर बताया और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बताई थी। माधुरी ने बताया कि उसे यह प्रस्ताव पसंद आ गया तो 24 अक्टूबर 2019 को दोनों की रायपुर के होटल में शादी हो गई। इस शादी में माधुरी की फैमिली के सारे लोग मौजूद थे। राजेश की फैमिली से कोई नहीं आया था। माधुरी के घर वालों ने इस पर ऐतराज किया, पर बात इज्जत की थी, इसलिए चुप हो गए। शादी के बाद इंदौर के एक होटल में माधुरी को 4 दिन ठहराया। इसके बाद राजेश अपने फार्म हाउस ले गया। माधुरी ने शादी के बाद एक छोटे से घर में परिवार के सदस्यों के बीच रहने के सपने देखे थे, किंतु फार्म हाउस का माहौल उससे बिल्कुल ही उलट था। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन उसे कमरे में बंद कर रखा गया। उससे कहा कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ माधुरी के उत्पीड़न का दौर। माधुरी के पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठाकर वह बात कराता था।
कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थीं। नौकर निगरानी करते थे। राजेश माधुरी को पोर्न मूवी कर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता था। अननेचुरल सेक्स करता था। मना करने पर टॉर्चर करता। फार्म हाउस पर उसे बिना कपड़ों के या अंडरगारमेंट में अधनंगे रखने लगा। सर्दी के समय में भी उसे ठिठुरते हुए या फिर बेडशीट या तौलिया लपेट कर रहना पड़ा था। नौकर को कहकर उसके कपड़े छिपा दिए। उसके बाद से उसका माधुरी के प्रति नजरिया बदल गया। नौकर भी उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। राजेश विपिन से उस पर ठंडा पानी डलवाता और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाता था। वे सारे कुर्सी पर सिगरेट के कश लगाते हुए उसे घूरते रहते थे। डांस के बाद सभी उसके साथ रेप करते थे। सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट दागते थे। दांतों से काटते थे। उसने इसके वीडियो भी बना रखे थे। माधुरी ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका है कि उसने उसके न्यूड डांस सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो पोर्न साइटों पर डाल दिया हो। एक बार वह सिगरेट से दागने पर काफी जख्मी भी हो गई थी। यह सब करीब 2 सालों तक चलता रहा। उसे वे लोग फार्म हाउस से बाहर निकलने नहीं देते थे। एक दो बार बाहर जाना भी हुआ तो नौकरों और दोस्तों के साथ ही गई। उन दिनों उसकी सेहत भी खराब हो गई थी। 16 सितंबर 2021 को वह वहां से किसी तरह से निकल भागने में सफल हो गई। फिर सीधी छत्तीसगढ़ लौट गई। घर आकर वह आत्मग्लानि से भर गई थी। उसे अपने माँ बाबूजी से नजर मिलाने में भी शर्म आती थी। वह एकदम गुमसुम हो गई थी। सोचा कि नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तभी राजेश ने एक दिन उसके पास अपने 2 गुंडे भेज दिए। वे घर आकर उससे साथ चलने की जिद करने लगे। जब माधुरी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो वे उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह बात घर वालों थी। किंतु जब बात परिवार पर आई तब माधुरी ने हिम्मत जुटाकर पहले छत्तीसगढ़ में अपनी जान की सुरक्षा के साथ राजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संयोग से दोनों गुंडे तुरंत पकड़े गए। उसके बाद माधुरी ने हिम्मत कर इंदौर आकर थाने में शिकायत की। राजेश के दिमाग में अय्याशी और अनैतिकता लबालब भरी हुई थी। खुराफाती मानसिकता वाले राजेश के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े थे। वह कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए सेक्स के अलग अलग तरीके अपनाया करता था। यह सब करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल भी किया। उस पर फर्जी प्रोफाइल देकर लड़की को शादी के जाल में फांस लेता था। बताया जाता है कि शहर के 3 बड़े होटल में आने वाले फॉरेन एस्कोर्ट के ट्रैवल टिकट अपने दोस्त से बुक करवाता था। एस्कोर्ट की लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर भी ठहराता था। शिप्रा पुलिस को इसके सबूत गैंगरेप मामले की जांच के दौरान मिले। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस को पता चल गया है कि गैंगरेप से जुड़े आरोपियों के तार राज्य में मानव तस्करों से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इंदौर स्पेशल ब्रांच से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। यह भी पता चला कि विदेशी लड़कियां राजेश की कमजोरी थीं। वह पोर्न एडिक्ट भी था। विदेशी लड़कियों को रिझाने के लिए जहां शराब और नशे का सहारा लेता था, वहीं पोर्न मूवी तरह सेक्स संबंध बनाने में भी काफी दिलचस्पी लेता था। अननेचुरल सेक्स और ग्रुप सेक्स के लिए भी उत्सुक रहता था। वह जब भी कहीं बाहर घूमने जाता था तो ऐसे होटल में ठहरता जहां विदेशी लड़कियों का आना जाना अधिक होता हो। इंदौर, गोवा और जयपुर के होटलों में वह कमरे बुक करवा कर रखता था।
इंदौर के कुछ होटलों में सीधे कमरे बुक होते थे। शहर के 3 होटलों में उसका काफी आना जाना होता था। वैसे साल में 1 से 2 बार गोवा और जयपुर का टूर बनाता था। वहां भी होटलों में उसके रूम बुक थे। वह ऐसे होटलों में ठहरता था जहां पब के साथ बार भी होता था। इस सिलसिले में वह दुबई और बैंकॉक भी घूम आया था। शिप्रा पुलिस के मुताबिक राजेश को बचाने के लिए उसके 2 मास्टरमाइंड दोस्तों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। उनमें एक ट्रैवल्स का काम करता है जबकि दूसरा आईटी एक्सपर्ट है। दरअसल गैंगरेप में शामिल एक आरोपी विवेक ही आईटी एक्सपर्ट है। उसने ही राजेश के मोबाइल और दूसरे गैजेट्स से पूरा डाटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डाटा निकालने के लिए आईटी एक्सपर्ट की मदद ले रही है। विवेक अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। उसे भी अय्याशी का शौक था। राजेश के साथ वह सबसे ज्यादा फार्म हाउस पर समय बिताता था। दूसरा ट्रैवल एजेंट दोस्त होटल में एयर टिकट बुक से लेकर होटल में कमरों तक का इंतजाम कराता था। राजेश कौन से शहर में कब, कहां और किस होटल में ठहर चुका है या ठहरेगा, सारी जानकारी उसके पास होती थी। इस गैंगरेप की चर्चा मीडिया में खूब हुई। पुलिस ने राजेश की अय्याशी का ठिकाना बने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता भी अपने मायके छत्तीसगढ़ लौट चुकी है। उसके दिल पर से भले ही कुछ बोझ कम हो गया हो, लेकिन जब तक राजेश और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक माधुरी ने चैन से नहीं बैठने की कसम खा रखी है।